हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आप सभी के। लाजवाब, फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूं हमारे एफएम का जो सफ़र है अच्छे तरीके से आपका चल रहा है और पहली क्लासेस में हमने अपने मॉड्यूल 1 को कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आपने कोऑर्डिनेट करा। ओके, आज के इस सेक्शन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक, जो हमारे सिलेबस के मॉड्यूल 4 में आता है। ठीक है, तो अभी हमने मॉड्यूल 1 जो है वो कवर करा। मॉड्यूल 1 के बाद हम आ गए हैं आपका किसके, मॉड्यूल 4 के कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पर इसकी शुरुआत करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि हमने मॉड्यूल 1 के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर मॉड्यूल 4 पर सीधा जंप क्यों लिया है, और इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा पर्पस यही है कि आप लोगों को जो अच्छा कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो कराया जाए। देखो, रीजन इसका बिल्कुल साफ है। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, अरे बाप रे, अगर हम अपने सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो मॉड्यूल 1 में ऑलरेडी जो टॉपिक है वो हमने सारे कवर करे। उसमें इंट्रोडक्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न, तीनों को कवर करा। दोस्तों, जो मॉड्यूल 2 है हमारा, वो कंप्लीटली थ्योरी है। ओके, और मैं थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करवा के मैं आपका लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता। यहां पर ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि आप चैनल पर आए हैं, एक कंटेंट कवर कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो अच्छा कंटेंट है, जो एग्जाम में आने लायक है, उसको हम पहले करें, स्पेशली जो प्रैक्टिकल हो। तो थ्योरी तो आगे पीछे अपना चलते फिरते आप पढ़ के कर भी सकते हैं, और एग्जाम में जिस तरह की थ्योरी आ रही है वो काफ़ी सिंपल रहती है, तो मैं इसीलिए मॉड्यूल 2 आपको नहीं कराया। दूसरा मॉड्यूल, जब मैं 3 की बात करता हूं, तो मॉड्यूल 3 में दोस्तों बेसिकली रेशोज, इसके अलावा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे टॉपिक्स हैं। ये तमाम टॉपिक, हालांकि रेशो की मैं एक क्लास आपको कराऊंगा, लेकिन जो बाकी टॉपिक्स हैं वो कंपैरेटिवली इजी भी हैं, और ये कहीं ना कहीं आपने अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो दोबारा से मैं वो टॉपिक करवा के उसमें भी आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। तो इसीलिए मेरा पर्पस है कि मॉड्यूल 4 का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो बिल्कुल नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, जो अच्छा टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको कवर कराऊंगा। सो दैट्स द लॉजिक कि हम सीधा मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 4 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर आए हैं। ओके, बराबर। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जरा ये समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। पहले 10 मिनट ध्यान से सुनिएगा, पहले 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे। 10 मिनट अगर आपको समझ आ गए, उसके बाद आप अपनी तरफ से जो अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे चैप्टर की, बड़े कंफर्टेबली आप क्रिएट कर पाओगे। ओके, अपने आप ही क्रिएट कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। हम अभी डेफिनेशन पर नहीं जा रहे, मैं सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं। ये कैलकुलेटर आप मार्केट से बाय करके लेके आए। ओके, आपने मार्केट से कैलकुलेटर बाय करा और आपने शॉपकीपर को 500 रुपए दिए। जब मैं बात कर रहा हूं, आपने शॉपकीपर को 500 रुपए दिए। ये 500 रुपए आपके लिए क्या है, जरा मुझे बताइए। सर, दीज 500 रुपीज आर कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर। ऑब्वियसली, अगर मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं तो ये 500 रुपए कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए ये पेन जो है आप बाजार से खरीद कर आए। भाई, हमारा एक लैपटॉप है, टच वाला लैपटॉप है, उसके लिए डिजिटल पेन मुझे चाहिए। तो ये डिजिटल पेन आप मान लीजिए, मैं एज्यूम कर रहा हूं, मार्केट से आप 2200 रुपए का खरीद के लेकर आए। ओके, अब ऑब्वियसली जरा मुझे ये बताइए, ये 2200 रुपए जो हैं, ये है आपका क्या? यस, दिस इज सर कॉस्ट ऑफ पेन। ओके, आपके पास घड़ी नहीं थी, आप मार्केट गए, आप ये मार्केट से घड़ी खरीद के लेकर आए। इस घड़ी के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये आपने इसके लिए 8000 रुपए दिए, ये वॉच आपने खरीदी। तो जरा मुझे बताइए, ये 8000 रुपए क्या है आपके लिए? सर, ऑब्वियसली ये घड़ी खरीदी, तो इट इज कॉस्ट ऑफ वॉच। बराबर। तो बिल्कुल चीज है, बिल्कुल साफ चीज है। यहां पे जो भी कमोडिटी, जो भी सर्विस, जो भी पार्ट आप बाय करके ला रहे हो अपने यूटिलाइजेशन के लिए, उसके लिए आपने जो भी कीमत चुकाई है वो उसकी कॉस्ट होती है। अपने यूटिलिटी के लिए आप कुछ भी लेकर आए, उसके लिए आपने जो कीमत चुकाई है उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बराबर, उसको कहा जाता है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ दैट यूटिलिटी। अब ऐसे ही यहां पर आपके चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो
ऑब्वियसली मॉड्यूल 1 में हमने साफ साफ पढ़ा, बिजनेस को चलाने के लिए हमें कैपिटल चाहिए। वो कैपिटल आप अपना खुद का फंड भी लगा सकते हो, बैंक से लोन भी ला सकते हो, बोरो भी कर सकते हो, डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह ना जाने क्या क्या इशू कर सकते हो। ये जो सारा का सारा कैपिटल जो आप लेकर आते हो वो क्या फ्री में आपको मिल जाता है? नहीं सर, उसके बदले में भी हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है, पैसे की ही कीमत चुकानी पड़ती है। मनी आप लेकर आए, उस मनी की ही कीमत मनी के रूप में चुकानी पड़ती है, उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट इज व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बिजनेस में आपने पैसा लगाया, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा आप कहीं और लगाते कुछ और मिल जाता, किसी और के पास रहता वो कमा लेता, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के वो पैसा आपके बिजनेस में आ गया है, उस बिजनेस को चलाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या उस बिजनेस का, उस पैसे का धर्म नहीं बनता कि ऑब्वियसली एक रिटर्न चुकाया जाए? उस रिटर्न को ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं। आप बैंक गए कि जी मुझे बिजनेस चलाने के लिए लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है, आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने बैंक से लोन ले लिया। ओके, बैंक से आपने लोन कितना लिया? मैं एज्यूम कर रहा हूं 8 लाख रुपए का आपने लोन लिया। ओके, अब ये 8 लाख रुपए आपने लौटाए, ठीक है ना जी, लौटाए। 8 लाख रुपए का लोन ले लिया, समय रहते आपने पैसा बनाया और अब इस 8 लाख को, इस लोन को चुकाने का समय आ गया है। कितना रुपया चुकाया आपने? सर 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए बैंक से लिए और 8 लाख रुपए बैंक को चुका दिए, 1 साल 2 साल 3 साल जितने का भी आपने लोन लिया था। ठीक है, ऐसा होता है क्या? जरा बताओ। नहीं सर, ऐसा तो होता नहीं। अगर होता है तो हमें बताओ, इसी बैंक के पास जाएंगे कि सीधा 8 लाख रुपए लेंगे और 8 लाख रुपए चुका देंगे। ऐसा होता है? नहीं। बदले में ऑब्वियसली बैंक क्या कहता है कि ऐसा भाई साहब, ये लोन तो आप ले जा रहे हैं, इसके बदले आपको कुछ ब्याज चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए 10%, 2 साल तक आप इस्तेमाल कर लो और 2 साल बाद सीधे चुका देना, सिंपल इंटरेस्ट मान के चल रहे हैं। ओके, तो 2 लाख का 10% आपका कितना हो गया? 8 लाख का 10% कितना हो गया? 80,000 रुपए। 2 साल हो गए 16,000 रुपए। तो 8 लाख के ऊपर जो ये आपने 16,000 रुपए चुकाए हैं ना, ये होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस 8 लाख रुपए को जुटाने में आपके 16,000 रुपए खर्च हो गए ऊपर से। ठीक है भाई, किसी से भी कुछ भी लिया और एग्जैक्टली वही चुका दिया, तो आपकी जेब पर कुछ एक्स्ट्रा दबाव तो नहीं पड़ा ना। 8 लाख आए थे, 8 लाख चुका दिए। दोस्त से 500 रुपए लिए थे, 500 रुपए चुका दिए। दैट्स इट। जेब पर कोई दबाव नहीं, कोई कॉस्ट नहीं हमारी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन जब लिया कुछ और है और उसे अरेंज करने में, चुकाने के बाद जब कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ा, ये क्या है? ये ऑब्वियसली क्या है? हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बराबर समझ आ गई? तो यही कंसेप्ट हमें दोस्तों पढ़ना है अपने सिलेबस में। ठीक उसी तरीके से ही जरा वो रिस्क वाला चैप्टर, लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया, वो लेकर आते हैं। भाई 1 लाख रुपए क्या नाम है आपका, आप बैंक जा रहे थे, 7% का आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा था, है ना। मैं रास्ते में मिल गया, मैंने बोला जी रिलायंस में लगा दो, टाटा में लगा दो, अदानी में लगा दो। ओके, ऐसा होता है ना। तो आपने क्या करा? वो 1 लाख रुपए अपने कंपनी को दे दिए। 1 लाख रुपए आपने कंपनी को दे दिए। ठीक है, तो कंपनी के पास, अदानी के पास, टाटा के पास ये 1 लाख रुपए आ गए। क्लियर? अब अदानी जी की टेंशन बढ़ गई 1 लाख रुपए मिलते ही। अरे भाई साहब, ये राहुल बैंक जा रहा था, ये विनीत ने मेरे पास भेज दिया, 1 लाख रुपए मेरे पास आ गए, तो बड़ी समस्या है। अब उसने 1 लाख रुपए मुझे बिजनेस में लगाने के लिए दे दिए, इस्तेमाल करने के लिए दे दिए। मैं 1 साल तक इस पैसे को इस्तेमाल करूंगा और 1 साल बाद राहुल को 1 लाख रुपए लौटा दूंगा। अदानी परेशान हो गए, 1 लाख रुपए लौटाऊंगा तो भैया तो उल्टा मारेगा मेरे को कि 7% तो मैं कमा ही रहा था वहां पे, आपके पास में 7 इसलिए आया हूं कि आप 1 लाख देके 1 लाख मुझे वापस करें, नहीं ना। तो अदानी जी टेंशन में, यार इसको 7% का ब्याज तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 7% तो इसको वहां मिल रहे थे बैंक में, ये मेरे पास आया थोड़ी ज्यादा उम्मीद से, थोड़ा ज्यादा कमा के देना पड़ेगा। इन्होंने सोचा कि चलो मैं एक एजम्पशन लेता हूं कि 5% में इसको और कमा के दूंगा, तो 12%। अदानी जी उम्मीद लगा के चल रहे हैं
कि इस 1 लाख पे 12%, 12,000 रुपए मैं अपने प्यारे राहुल को कमा के दूंगा। आजकल राहुल वैसे सही नहीं बोल रहा अदानी जी के बारे में, पर ठीक है चलो, जिसने इन्वेस्टर करा तो सोचना तो पड़ेगा, एक छत्र सोचा जाता सबके बारे में। क्लियर जी? तो ये 12,000 रुपए अदानी जी के लिए क्या हो गए? ये हो गए उनके लिए कि भैया ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो कुल मिला के निष्कर्ष पर आते हैं, ठीक है, डेफिनेशन के निष्कर्ष पर आते हैं कि भाई ऐसा है, जब भी एक पर्टिकुलर कंपनी, कोई भी कंपनी एज्यूम कर लीजिए, कोई भी कंपनी बाहर से पैसे जुटा रही है अपने कंपनी को चलाने के लिए, चाहे वो शेयर्स को इशू करके हो, चाहे वो आपके डिबेंचर्स को इशू करके हो, चाहे बैंक से लोन लिया हो, या अलग अलग तरीके से बॉन्ड्स इशू करे हो, तो चाहे शेयर होल्डर है, चाहे बैंक है, चाहे डिबेंचर होल्डर है, जितने लोगों ने भी पैसा दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि जितना दिया है उतना ही लौटा देंगे ना, ऐसे नहीं होगा। सबको ऊपर से कुछ ना कुछ चाहिए। अपने जो शेयर होल्डर हैं उन्हें डिविडेंड और मार्केट वैल्यू में राइज चाहिए, डिबेंचर्स को उनका इंटरेस्ट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक वालों को भी अपना इंटरेस्ट चाहिए, बॉन्ड वालों को भी अपना इंटरेस्ट चाहिए। तो ये जो ऊपर से सारा अमाउंट चुकाना पड़ेगा ना, इसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। बराबर, दैट्स इट, इतनी सी बात है। यूटिलिटी क्या थी बैंक के लिए? पैसा सर, वो पैसा आ गया ना, उसके लिए जो चुकाना पड़ेगा दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बराबर। और दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना हर कंपनी के लिए एक बेंचमार्क हो जाता है, एक ट्रेडमार्क हो जाता है कि भैया ये पैसा हम लेकर आ गए तो इस पैसे से इतना % तो कमाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये राहुल से 1 लाख रुपए लिए थे और मान लो ये मैं बोला कि 12,000 रुपए उसको चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, 12,000 रुपए और चुकाने पड़ेंगे उसको इंटरेस्ट के नाम के या डिविडेंड के नाम के। कल को कंपनी ने 1 लाख रुपए से कमाए साल में सिर्फ 2,000 रुपए, कमाने कितने थे? 12। तो क्या राहुल को 12,000 रुपए अदानी जी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। टेंशन, कंपनी की दिक्कत, अरे भैया हमने अपने इन्वेस्टर्स को जो वादा करा था हम चुका ही नहीं पा रहे हैं भैया, तो टेंशन हो गई शुरू, कंपनी की मार्केट वैल्यू डाउन होगी, है ना। तो इस तरीके से काम चलता है। तो इसीलिए ये जो 12% है या 12,000 है, जो भी है, इसको क्लैरिटी में भी समय रहते आ जाएगा टॉपिक में समझ। बहरहाल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, ये एक कंपनी का बेंचमार्क हो जाता है कि भैया इतना तो कमाएं ताकि अपने इंटरेस्ट वालों को इंटरेस्ट दे पाए, डिविडेंड वालों को डिविडेंड दे पाए, और हमारी रेपुटेशन बनी रहे कि बाहर वालों से जो पैसा उठाया था वो सही मायनों में चुकाया है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो बेसिक मीनिंग है आप लोगों को समझ आ जाएगा। बड़ा आसान है। चलिए वापस आते हैं और जरा मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं कि बेसिकली अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन देखें, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, ओके, व्हाट इज दैट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, minimum rate of return that a firm must earn on its investment, must earn on investment। दो वर्ड याद रखने हैं, इन्वेस्टमेंट और मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। जो भी पैसा धंधे में लगा है अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को एक नॉर्मल सर्वाइवल के लिए, इतना % तो भैया कमाना पड़ेगा। अगर इतना नहीं कमाया तो दिक्कत वाली बात है। दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सिलेबस, ये तो ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गई, तो ये हमारे लगभग 10 मिनट यहां पर खत्म हुए। कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, फॉर्मूले आप खुद ही बनाएंगे। अब देखो इतना लॉजिक आपको समझ आया ना, फॉर्मूले आप खुद बना लेंगे। उससे पहले हमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो दो एस्पेक्ट्स में पढ़नी है। एक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, दो तरह की कॉस्ट होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या ये वर्ड सुने हैं कभी पहले? सर बिल्कुल सुने हैं सर। ये वर्ड हमने फाउंडेशन में भी सुने थे, ये वर्ड हमने 11th में या 12th में जहां कहीं पर भी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उसमें कॉस्टिंग के चैप्टर में थे। व्हाट आर दे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती थी सर जो आउटसाइडर्स को पे करी जाती थी, जो आउटसाइडर्स को पे करी जाती थी, एक्चुअल में पेमेंट दिखती थी। हम सैलरीज पे कर रहे हैं, हम रेंट पे कर रहे हैं, हम प्रिंटिंग स्टेशनरी का बिल पे कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, तमाम चीजें जो भी हम पे कर रहे हैं, आउटसाइडर को एक्चुअल पेमेंट दिख रही है जाती। दैट इज एक्सप्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट क्या होता था? सेल्फ ओन्ड, सेल्फ ओन्ड। बराबर कि सर ये पे नहीं करनी पड़ती थी हमें किसी को, बट कायदे से ये भी
एक हमारी पेमेंट बनती थी, मतलब पेमेंट नहीं बनती थी, एक कॉस्ट बनती थी, सेल्फ ओन्ड कॉस्ट, जिसमें हम अपनी ही बिल्डिंग में अगर काम कर रहे हैं तो खुद को रेंट तो नहीं देंगे, लेकिन बिल्डिंग तो यूटिलाइज हो रही है ना, तो डेप्रिसिएशन कायदे से एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। हम क्या नाम है, अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपनी कैपिटल खुद डाली है, या खुद काम कर रहे हैं तो खुद को सैलरी नहीं दे रहे, तो ये लेकिन फैक्टर तो लग रहा ना, ये हमारी होती थी इम्प्लिसिट कॉस्ट। लेकिन अब यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इसका क्या लेना देना है, जरा ये ध्यान देंगे। हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट 3 पार्ट में पढ़ेंगे, और याद रखिएगा एक्चुअल पेमेंट जो करनी पड़ती है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। ओके, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, इसको के डी से डिनोट करा जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट। डेट बोले तो उधार, उधार कैसा भी हो सकता है, डिबेंचर के रूप में हो सकता है, बॉन्ड्स इशू करे हैं, बैंक से लोन लिया है, ये तमाम डेट के रूप में आएंगे। ठीक है, इन ये सब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अगला जो होगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको हम केपी से डिनोट करेंगे, केपी से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्लियर। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगर हम बात करें, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, हालांकि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं अब भारतीय इतिहास में, कंपनियों के इतिहास में इशू होने बंद हो गए हैं, और जो भी पहले कुछ इशू हुए थे, मैं एक बार ऑनलाइन चेक कर रहा था, कुछ 50-60 कंपनियां लॉजिकली बची हैं, लिस्टेड कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर होल्ड करके चल रही हैं, और 2031 या 32 तक लास्ट मैंने देखा था, तब तक ये सारे के सारे रिडीम हो जाएंगे, फिर लगभग प्रेफरेंस शेयर खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो खैर हमें लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकाली जाती है हमें पढ़ना है। तीसरा होगा और सबसे इंपॉर्टेंट होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स या कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसको के ई से डिनोट करेंगे। और देखो कायदे से समझिए, जब भी हम कंपनी का कोई भी डेट लेते हैं, डिवेंचर है, बॉन्ड है, बैंक लोन है, कुछ भी है, उन्हें कायदे से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एक्चुअल में, तो कॉस्ट ऑफ डेट इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऐसे जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, इनको डिविडेंड की पेमेंट इनको करनी पड़ती है हमें, दैट इज व्हाट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, भैया इन्हें डिविडेंड देना पड़ता है, तो इनको पेमेंट जाती है ना, तो जिनको भी एक्चुअल में पेमेंट जा रही है बाहर वाले, ठीक है, वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट में काउंट होंगे। बस इतना ही क्लासिफाई करना, वैसे इन डिटेल इसका और कोई वजूद नहीं बनता। ओके, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है सर? इम्प्लिसिट कॉस्ट कंपनी की ऐसी कॉस्ट जो पे नहीं करनी पड़ रही। हाँ, मतलब एग्जांपल वो डेप्रिसिएशन और मैनेजर सैलरी हम पढ़ लेते हैं कॉस्टिंग में, लेकिन एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मायने में उसका क्या एग्जांपल है? तो बड़ा सिंपल सा है इसका, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इसको KRE से डिनोट करा जाएगा। और ध्यान से सुनिएगा इसके बाद जो मैं बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेम ही रहती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ही दूसरा रूप है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कैसे सर, कैन यू प्लीज इलेबोरेट? हाँ जी बिल्कुल, इलेबोरेट श्री करा जाएगा, आपके पूरे पैसे वसूल होंगे। जरा समझिए मेरी बात, आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा और उसकी कीमत चुकाई 1000 रुपए, 1000 रुपए का आपका शेयर है। टुडे इज ईयर 0, ठीक है, आज आपने 1000 रुपए का शेयर खरीदा। अब मुझे यह बताओ, इस 1000 रुपए जो है आपके, जब आपने कंपनी में लगाए बराबर, तो उस मायने में तो हम ये साफ साफ देख रहे हैं कि आपकी यही उम्मीद होगी ना कि ये 1000 रुपए कल को बढ़े और आपकी 4 पैसे की कमाई हो। आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में पैसा क्यों लगाते हो? कि आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए, बराबर। जब ईयर 1 आया, जब ईयर 1 पूरा हुआ, तो कंपनी ने अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर अपना 120 रुपए कमाए। क्या कमाए? 120 रुपए कमाए। आप खुश हुए। क्यों खुश हुए? कि भाई 1000 रुपए मैंने लगाए थे और 120 रुपए कंपनी ने कमाया है, तो 120 डिवाइडेड बाय 1000, 12% का रिटर्न मुझे मिला है, 12% पैसा मेरे पास आया है, बराबर। लेकिन मुझे यह बताओ, कंपनी अब 12% कमाया तो 120 रुपए आपके बनते हैं, 120 रुपए आपके बनते हैं। लेकिन कंपनी क्या करती है?
कंपनी इसमें से डिविडेंड बांटती है, मान लो फॉर एग्जांपल 30 रुपए का। आप उम्मीद करके बैठे थे कि 120 रुपए मिलेंगे, पार्टी करेंगे। आपने इंतजाम कर रखा आज की शाम का, पार्टी करेंगे, 120 रुपए आएंगे। पता चला 30 रुपए आए हैं। क्यों? डिविडेंड कंपनी ने 30 रुपए ही बांटा है, हमारे खाते में 30 रुपए आ गए, पार्टी का साइज छोटा हो गया। और ये जो बाकी 90 रुपए हैं, ये कंपनी ने अपने पास रिटेन कर लिए, और इसी को कहा जाता है रिटेन अर्निंग। बराबर, मेरा पैसा जो मेरे हिस्से का बनता था कंपनी ने रख लिया। कंपनी ने रख लिया, मुझे बताओ कंपनी इसका क्या करेगी? खा जाएगी खुद, इस 90 रुपए को खुद खा जाएगी? क्या कंपनियां ऐसा करती हैं? नहीं सर, ये कंपनी के रिजर्व में तैयार हो गया। कंपनी कहती है कि कल हम अपनी बाहें फैलाएंगे, अपनी कंपनी को बढ़ाएंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, दूसरी कंपनी को एक्वायर करेंगे, तो कंपनी को बड़ा करने में पैसा लगेगा। अब ये मैं 120 सारे के सारे आपको बांट देता और कल को कंपनी को पैसा चाहिए तो वापस से दोबारा से आपसे मांगेंगे क्या? इतना लंबा प्रोसेस क्यों कर रहे हो? कंपनी के पास ही रहने दीजिए, कंपनी के पास ही रहने दीजिए। बराबर, तो ठीक है, आपने कहा ठीक है, तो अच्छी बात है, कंपनी कल को बड़ी होगी, बड़ी होगी तो हमारे शेयर का प्राइस बढ़ेगा, है ना? यही होता है। अब ये तो पूरी की पूरी स्टोरी हो गई। लेकिन मुझे ये बताओ, ये 90 रुपए किसके थे? ये थे तो आपके। तो कंपनी का क्या ये ऑब्लिगेशन नहीं बनता कि जो आपने चुका दिया, जो आपने एक्सप्लिसिट कर दिया, वो ठीक है, वो ठीक है, आपने अपना कानून निभाया। लेकिन जो शेयर होल्डर का पैसा आपने रोका है, जो अपने पास रख लिया है 90 रुपए, क्या उसकी भी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए? शेयर होल्डर ने अपने 90 रुपए आपके पास छोड़ दिए और 10 साल हो गए, तो क्या ये 90 के 90 ही रहने चाहिए? नहीं, इसमें भी ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये जो पैसा है रिटेन अर्निंग, ये कंपनी को बांटना नहीं पड़ता, इसकी कमाई का बांटनी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें ग्रोथ होते रहनी जरूरी है, क्योंकि इसमें ग्रोथ होगी तो तभी कंपनी की वेल्थ बनेगी, तभी मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो बढ़ेगा। दैट्स वाई हमें इंप्लिसिट कॉस्ट के अंदर, कहां गया भाई हमारा, हाँ जी, इंप्लिसिट कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को पढ़ना पड़ता है। और क्योंकि दोनों का आपस में कनेक्शन है, ये शेयर होल्डर का ही पैसा है, तो दैट्स वाई इन मोस्ट ऑफ द केसेस KE एंड KRE विल रिमेन सेम। सर व्हाई आर यू सेइंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस? एक फॉर्मूला है, मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अगर उस तरीके से डिटेल दी जाती है तो थोड़ा सा माइनर सा चेंज इनके बीच में आता है। वो कैसे, जब हम जाएंगे टॉपिक पे तब पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स द स्टोरी फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिक मीनिंग एंड उसके पार्ट्स जो हमें पढ़ने हैं, ये इनकी वही एक्सप्लेनेशन दे रखी है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इनको जस्ट आप रीड करेंगे। वी आर नॉट लूजिंग आवर टाइम एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ डेट। कि कॉस्ट ऑफ डेट अगर एग्जाम में आए, उसका क्वेश्चन आए, तो हमें किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले आओ आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दूं, पहले आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दूं। आइए ध्यान दीजिए फटाफट से। आप कंपनी हो, यू आर द कंपनी, ठीक है, यू आर द कंपनी। आपने 11% के डिबेंचर्स इशू करे, डिबेंचर्स इशू करे, ठीक है, क्लियर जी, समझ आ गया? और सीधी सी बात है, और एक शेयर आपका मान लीजिए 100 रुपए का है, और आपने 15 लाख के शेयर्स जो हैं वो इशू करे हुए हैं, 15 लाख के शेयर्स इशू करे हुए हैं, और शेयर्स कह रहा हूं, डिबेंचर्स इशू करे हुए हैं, ठीक है? मुझे ये बताइए, आपने ये 15 लाख रुपए जुटा लिए, इस 15 लाख रुपए के बदले ईयर वाइज, हम ईयर वाइज के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, इस 15 लाख के बदले आपको सालाना क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? सर इस 15 लाख के बदले हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा? सर 11% के हिसाब से चुकाना पड़ेगा। कितना हो गया सर? 165 हो गया। दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज COC। अरे वाह, दैट इज COC। बट हमें यह चीज अमाउंट में नहीं, परसेंटेज में शो करनी पड़ती है। तो जब मैं यहां पर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालूंगा तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? सर मैंने इंटरेस्ट जो चुकाया डिवाइडेड बाय मेरे फंड्स। ऐसी करते हो ना
आपने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए और 1,500 रुपए कमाए, 1,500 रुपए। कोई पूछे कितना परसेंट कमाया, तो क्या करते हो आप? 1,500 डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे ना, सिंपल सा, बचपन से फॉर्मूला सीख रहे हैं। तो इंटरेस्ट चुकाया डिवाइडेड बाय फंड्स, दैट इज योर फॉर्मूला, दैट इज योर फॉर्मूला। बराबर? कायदे से देखा जाए तो 165 डिवाइडेड बाय आपके 15 लाख रुपए, तो ऑटोमेटिकली दोबारा से ये 11% ही आएगा, 11% ही आएगा। तो घूम फिर के सर 11% ही आता है? हाँ, 11% ही आता है। तो सर ये तो फिर बहुत आसान हो गया, 11% हमेशा देख के लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ना थोड़ी सी एक मतलब अलग से इंप्रोवाइजेशन है। व्हाट इज इंप्रोवाइजेशन? व्हाट इज इंप्रोवाइजेशन? आइए ध्यान दीजिए। दैट इज इंटरेस्ट ऊपर आ गया और नीचे आ गए फंड्स, फंड्स। ठीक है, एक चीज समझेंगे, मैं यहां से ये हटा रहा हूं, एक चीज समझेंगे। जब आप ये 1,65,000 रुपए आपका जो है क्या नाम है पे करोगे साल में, भाई आपने जो डिबेंचर इशू करे उसका 1,65 आपको साल भर का इंटरेस्ट चुकाना है ना। तो जब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाओगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो यहां पर डेबिट साइड में, डेबिट प्रोविजन में आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। भाई जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं वो आपको डेबिट साइड में दिखाने होते हैं। खर्चे होना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन खर्चों का पता एक बहुत अच्छा पॉइंट क्या होता है, जो खर्चे हैं ना वो आपके प्रॉफिट को कम कर देते हैं, वो आपके प्रॉफिट को कम कर देते हैं, वो आपके नेट प्रॉफिट को कम कर देते हैं। और अगर आपका प्रॉफिट कम होता है तो कंपनीज का टैक्स भी कम होता है, कंपनीज का टैक्स भी कम होता है। जितना नेट प्रॉफिट कम आएगा उतना हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट हमें 1,65,000 रुपए चुकाना तो पड़ा, लेकिन इस 1,65,000 रुपए की एक अच्छी बात हुई। वो अच्छी बात ये थी कि भाई इसने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया, और जब हम टैक्स देंगे तो हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। तो एक बड़ी प्यारी सी अच्छी सी बात क्या होती है कि इंटरेस्ट जो है ना आपका टैक्स बचा जाता है। तो इसीलिए जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, इंटरेस्ट को आप 1 माइनस टैक्स रेट, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि ठीक है 1,65, मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूं 30% का टैक्स रेट है, तो 1,65 तो मुझे चुकाने पड़ गए, ठीक है, ये मेरा एक्सपेंस हुआ। लेकिन 1,65 से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, और 1,65 का 30% यानी कि 49,500 ये मेरी टैक्स पे सेविंग हो जाएगी। तो कुल मिला के जो नेट इफेक्ट, जो नेट मुझे चुकाना पड़ा वो 1,15,500 रुपए था, 1,15,500 रुपए था। आपका इंटरेस्ट आपकी टैक्स सेविंग मशीन होता है, आप इंटरेस्ट पे करोगे टैक्स बचेगा, तो इसीलिए इंटरेस्ट को टैक्स के साथ हम एडजस्ट कर देते हैं। ये बन गया फॉर्मूला, दैट्स इट, दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। बराबर समझ आ गई बात? क्लियर? डन? सो सिंपल, जो हम पे करते हैं डिवाइडेड बाय जो हमारे फंड्स होते हैं। सो नाउ लेट्स राइट द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला। इट इज इररिडीमेबल केस का है, रिडीमेबल इररिडीमेबल क्या है भी डिस्कस करेंगे, बट कम्स टू दिस पॉइंट ओनली, योर कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू आई 1 माइनस टी, इंटरेस्ट 1 माइनस टी, ये ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके फंड्स, या उसकी जगह लिख लीजिए नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स। ओके, नेट प्रोसीड लिख लीजिए कि एक्चुअल में फंड्स कितने के हैं, एक्चुअल में जो डिबेंचर है वो कितने का है, वो आप यहां पे लिखोगे। ठीक है, नेट प्रोसीड पर थोड़ी सी एक क्लैरिटी अभी आएगी, लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा। ओके, सो नेट प्रोसीड लिख लो या एनपी लिख लो, दोनों एक ही चीज है। मॉड्यूल में कई जगह मार्केट प्राइस लिखा हुआ है एमपी, बट दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट सुपीरियर थिंग। आप नेट प्रोसीड लिखिएगा, अभी पता चलेगा, हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अदर साइड, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, रिडीमेबल डिबेंचर। देखो, जो इरिडीमेबल डिबेंचर होंगे, जो बॉन्ड्स होंगे, जो आपका क्या नाम है, नॉट बॉन्ड्स, बैंक लोन होगा, वो सब इरिडीमेबल वाले केस फॉर्मूले से होंगे।
लेकिन रिडीमेबल डिबेंचर्स आप जानते होंगे जो एक समय बाद आपको चुकाने पड़ जाते हैं, जो एक समय बाद आपको चुकाने पड़ने होते हैं, 5 साल 7 साल 10 साल बाद जो भी ड्यूरेशन होती है। उसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है कि कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू, ऊपर तो वही आएगा इंटरेस्ट 1 माइनस टी, इंटरेस्ट 1 माइनस टी, ठीक है। इसके अलावा प्लस आरपी रिडीमेबल प्राइस माइनस नेट प्रोसीड, मतलब आज डिबेंचर कितने का है, डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन। सर ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ध्यान से देखो क्या है, पता है आपको ऑलरेडी क्या है। ये तो इंटरेस्ट 1 माइनस टी था जो पैसा आपको चुकाना है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी, 1 माइनस टी तो टैक्स के लिए करा, इंटरेस्ट आपको मालूम है ये तो चुकाना है, ये पैसा चुकाया जाएगा, चुकाने को ऊपर रखोगे आप। ये जो इधर लिखा है ये भी तो चुकाना ही है, ये भी तो चुकाना ही है। कैसे चुकाना है, आपने बोला था आज डिबेंचर खरीद लो 100 रुपए का, हम 5 साल बाद रिडीम कर देंगे 120 का, आपने बोल दिया। अब 100 रुपए आए हैं और ऊपर से 120 जाएंगे तो 20 रुपए आपको एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे, 20 रुपीज आपको एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे। तो 120 माइनस 100, रिडीमेबल प्राइस माइनस नेट प्रोसीड, नॉर्मल आज का प्राइस। लेकिन ये 20 रुपए एक ही साल का हिसाब किताब नहीं है, डिवाइडेड बाय 5 साल 4 रुपए, एक तरह से सालाना 4 रुपए की आपकी लायबिलिटी और बनेगी, तो वो भी तो एडजस्ट करनी पड़ेगी। और अब डिवाइडेड बाय, यस डिवाइडेड बाय आपको पता है सर नेट प्रोसीड आती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, हम आरपी और एनपी की एवरेज लेंगे, क्योंकि दोनों की इंपॉर्टेंस यहां पे बन रही है। क्लियर जी, समझ आ गया। तो ये 2 सिंपल से फॉर्मूले आपको इस्तेमाल करने हैं, इनका यहां पे यूटिलाइजेशन करना है। नेट प्रोसीड ऑफ इशू इज ग्रॉस रिसीट्स माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। सर क्या होता है अभी पता चलेगा, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन साइड। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, ध्यान दीजिएगा फटाफट से। जब भी डेट का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तो आपको यह समझना है, यह पता लगाना है कि ये रिडीमेबल वाला है कि इररिडीमेबल वाला है, तो वो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा। एन लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर इशू करें, उनका जो कूपन रेट है, जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल, कोई भी ईयर मान लीजिए। द कॉस्ट ऑफ इशू इज 25,000 रुपए, ये जो पूरा खर्चा हुआ है शेयर्स को इशू करने में वो 25,000 रुपए का हुआ है, डिबेंचर्स को इशू करने में। द कंपनीज टैक्स रेट 35%, टैक्स रेट भी दे रखा है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, हमें केडी निकालनी है। इफ दे वर इशूड, अगर आज आपने शेयर इशू करे हैं, आपने पार पर ही इशू करे थे, आपने 10% प्रीमियम पर इशू करे थे, याद रखिएगा ये प्रीमियम डिस्काउंट रिडम्पशन का नहीं है, इशू के टाइम का ही है, 10% पे। और डिस्काउंट आपने करा किस पे, आपने इशू किस पे करे, 10% डिस्काउंट पे। 3 अलग अलग हमें केस यहां पे करके दिखाने हैं। लीजिए सर करके दिखा देते हैं। एक पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, लेकिन वो क्या, नंबर ऑफ शेयर्स, माफ कीजिएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर सर 10,000 बताया आपने। आपने कॉस्ट ऑफ इशू कितना बताया, कॉस्ट ऑफ इशू बेसिकली फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कि शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को जब भी आपने इशू करा तो कुछ खर्चा लगेगा ना, वो खर्चा क्या है, दैट इज लाइक फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, और वो 25,000 रुपए सर आपने बताई। क्लियर, तो इसका मतलब ये है पर डिबेंचर फ्लोटेशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ इशू, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000 आपकी 2.5 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई, आपकी 2.5 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। सबसे पहला केस,
अगर आज आपने शेयर्स पार पर इशू करे, ओके, यहां पर ऊपर मैं एक बारी फॉर्मूला लिख देता हूं, मुझे यह साफ साफ पता चल गया इस क्वेश्चन में कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये इररिडीमेबल वाला है। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड एट पार। अगर आपने आज डिबेंचर पार पर ही इशू करा था तो ध्यान दीजिएगा फटाफट से, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू 10% का डिबेंचर है, 100 रुपए का डिबेंचर है, तो 100 रुपए इंटरेस्ट हो गया बराबर 1 माइनस टी, टैक्स रेट इज 35% डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। अगर मान लीजिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते ना दोस्तों मार्केट प्राइस वाला, कि मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर नीचे आएगा, मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर नीचे आएगा, तो यहां पे आप 100 रुपए लिखोगे जितने का वो है। लेकिन आप खुद सोचो, आपने मान लीजिए एक शेयर, आपके पास एक शेयर पड़ा हुआ था रिलायंस का, ठीक है, वो आपने पहले कभी बहुत पहले खरीदा, आज आप उसे बेच देते हो 2600 रुपए में। यू आर द शेयर होल्डर, यू आर द लाइक मेन बंदा जिसने पैसा लगाया, 2600 रुपए में आपने रिलायंस का शेयर बेच दिया। वंस अगेन यू आर हैप्पी कि यार मेरे अकाउंट में 2600 रुपए आ जाएंगे। लेकिन क्या 2600 रुपए आते हैं क्या? नहीं, 2600 रुपए में आपका कुछ स्टैंप ड्यूटी कट जाती है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कट जाता है, ब्रोकरेज कट जाती है, नॉट द स्टैंप ड्यूटी बेसिकली, ब्रोकरेज कट जाती है, तो 3-4 रुपए कट जाते हैं। तो जब वो मान लीजिए 4 रुपए कट गए तो कायदे से आपके पास 2596 आपके हाथ में आए, ओके, आपके हाथ में 2596 आए। तो यार जो एक इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, उसे मतलब नहीं है मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, उसे मतलब है कि फाइनली उसके हाथ में कितना आया, बराबर। तो इसीलिए हमें जो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स निकालनी चाहिए, चाहे वो डेट की हो, चाहे वो आपकी प्रेफरेंस शेयर की हो, इक्विटी की हो, वो मार्केट प्राइस से नहीं निकालनी चाहिए। इन्वेस्टर को उससे मतलब है जो उसके हाथ में आया है, और हाथ में तो भैया ब्रोकरेज कटने के बाद ही मिलेगा। तो ऑल दो यहां पर आज 100 रुपए का था आपका जो डिबेंचर है, लेकिन यार ये 2.5 रुपए कटेंगे ना, ये 2.5 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट के बनते हैं ना कटने, ठीक है, तो इसलिए यहां से माइनस हुआ। तो लेट्स सॉल्व इट। तो ऊपर ये हो जाता है 65, माफ कीजिएगा, छोटी सी गलती करी मैंने, ये 100 रुपए नहीं 10 रुपए आएगा, ठीक है, 10% ऑफ 100 तो 10 रुपए आएगा। सो इट इज 6.5 डिवाइडेड बाय 97.5, ठीक है। ये इंटरेस्ट 10% ऑफ फेस वैल्यू, ये कितना आ गया 6.5 पूरा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। एंड यस, इसको हमने यहाँ पे नीचे माइनस कर दिया, तो इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए। 6.5 डिवाइडेड बाय 97.5, इट कम्स टू 0.66 आ रहा है, ठीक है। तो इट इज 6.67%। कायदे से ये आ रहा था ना 0.06666, आप क्या कर सकते हो, 2 पॉइंट इधर खिसका के परसेंटेज में दिखा सकते हो, बराबर जी। ये चीज क्लियर हो गई। तो एग्जैक्टली 10% नहीं आया, थोड़ी एडजस्टमेंट करी, और कायदे से हमारा 6.67% है, क्योंकि हमने टैक्स के बिहाफ पे कंपनी ने कुछ पैसा बचाया भी है, ठीक है। दूसरे वाले केस पर आते हैं। अगर कंपनी ने आज अपना डिबेंचर 10% प्रीमियम पर इशू करा था, तो बी केस हमारा आ गया 10% प्रीमियम। आइए ध्यान दीजिए। सो कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल्स टू इंटरेस्ट 10% ऑफ 100, ठीक है, 10% ऑफ 100। इंटरेस्ट का प्रीमियम से, डिस्काउंट से, पार से कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर दिया जाता है। 10 रुपए आ गया, माइनस 0.35 आपने टैक्स की एडजस्टमेंट कर दी। व्हाट इज बीनीथ, नीचे क्या आएगा सर? आज 110 रुपए का है डिबेंचर। कितने का? 110 का, क्योंकि आपने इशू 110 में करा था, ठीक है ना, 10 रुपए प्रीमियम पे करा था, तो 110 चल रहा है मार्केट में भाव, तो 110 रुपए का बिक जाएगा, मार्केट प्राइस 110 का हो जाएगा। लेकिन आपका ये 2.5 रुपए सर, वो कटेगा ना अपना, है ना, वो कटेगा। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 107.5 बराबर, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 107.5, तो ये 0.0604 आ रही है, तो मैं परसेंटेज में लिख सकते हैं इसको, तो इट कम्स टू 6.04%।
10%, ये आपका निकल गया। अगले केस पे आ जाओ सर। अगर 10% डिस्काउंट पे करा होता, सी केस, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट हमारा अगर आ जाता है तो आइए ध्यान दीजिए सर, कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल्स टू, ये तो ऊपर तो सेम ही रहेगा 10 रुपए, फेस वैल्यू पर ही आएगा, लेकिन आपने 10% डिस्काउंट पर इशू करा, 100 का डिबेंचर 90 में इशू करा तो 90 आ जाएगा सर, लेकिन वो 2.5 रुपया तो अपना कटना ही है ना। सो इट इज 6.5 डिवाइडेड बाय 87.5, 87.5। ओके, सो 6.5 डिवाइडेड बाय 87.5, तो ये आ रहा है 7.42%। बराबर जी, क्लियर, समझ आ गया? हाँ जी सर, ये क्वेश्चन आपने कर लिया। आओ आपको इसके अलावा, हालांकि देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में लिखने लायक के लिए, लेकिन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई हाँ, हम अगर फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स को देख रहे हैं और हमें कहीं और जगह ये जज करने की नौबत आ जाए तो अपने हम पॉइंट ऑफ व्यूज बता सके, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में कंपनी ने इशू करा तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये आ रही थी 6.67, है ना, ये आ रही थी। जब 100 रुपए का डिबेंचर हमने 110 यानी कि प्रीमियम पर इशू करा तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ आ रही है कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट 6.04, और जब डिस्काउंट में करा तब आ रही है 7.42। ओके, लेट्स ऑब्जर्व दिस। 100 का शेयर 100 में इशू करा, ठीक है, इनिशियली, तो जैसा आपका भाव है वैसे ही विचार है, ये समझ लीजिए, बिल्कुल सेम टू जो दिख रहा है वही है। तो ये 6.67 इज एन आइडियल कॉस्ट ऑफ डेट आ गई। ओके, अब अगले वाले केस में कंपनी ने प्रीमियम पर इशू करा अपना डिवेंचर। मुझे ये बताओ, प्रीमियम पर अपना डिवेंचर हो, बॉन्ड हो, शेयर हो, कोई भी हो, उसे इशू करने का दमखम कौन सी कंपनी रखती है? जिसकी रेपुटेशन मार्केट में बढ़िया हो, कि पता है ये बढ़िया है। आप देखते ना आए दिन कि 100 रुपए का 10 रुपए का शेयर है, वो 400 500 रुपए में आईपीओ के लिए आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है? दीज कंपनीज आर स्ट्रांग, कि भाई हाँ, हम अपना चला देंगे हिसाब किताब, हम बढ़िया तरीके से हिसाब किताब चलाएंगे, कंपनी कोई खतरे में नहीं है, तभी कंपनी प्रीमियम्स पर अपने आप को इशू करती है, चाहे वो डिबेंचर हो, शेयर हो। इस कंपनी ने भी ऐसा ही करा, और क्योंकि कंपनी बेहतर थी, प्रीमियम पर लड़ने वाली थी, तो इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई, इनका मिनिमम रिटर्न जो कमाना चाहिए, जो रिस्क रिटर्न है एक तरह से, वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन ऐसी कंपनी जिसको डिस्काउंट पे शेयर इशू करना पड़ रहा है, मतलब थोड़े हालात लाले वाले हैं कि भाई 100 का डिबेंचर है, तुम 90 दो ना यार, 90 दो, लो डिबेंचर लो 100 का, हम 100 लौटाएंगे, इंटरेस्ट तो चुकाएंगे ही चुकाएंगे, 10 रुपए का फायदा और होगा आपको अलग से, तो उसको जरूरत पड़ रही है यार, जल्दी लो यार, लो फटाफट से कंपनी पैसे लगाने। तो ये कंपनी थोड़ी सी रिस्की लग रही है जो डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर लिए, इसीलिए इनका मिनिमम रेट देखो बढ़ गया। तो इस तरीके से आप फैक्टर्स को भी एनालाइज कर सकते हो जो हमारे अलग अलग केस में अराइज होंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं, चलिए। ठीक है, अगले पॉइंट पे दोस्तों, कंपनी इशू। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, ये मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ठीक है, ये यहां से हटा देता हूं। ठीक है, हाँ जी, अगले वाला केस। अ कंपनी इशूड 10,000 14% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच। 1000 रुपए का डिबेंचर है 14% पे। एक चीज और याद रखिएगा, अगर कभी भी डिबेंचर की फेस वैल्यू क्वेश्चन में ना दी हो तो 100 रुपए मान लेना, एज्यूम कर लेना 100 रुपए रहेगी हमारे डिबेंचर की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, इसमें तो खैर है। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। अरे भाई साहब, इसने पूरा मुद्दा खोल दिया। कितने साल बाद? 5 साल बाद ये कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम करेगी। अच्छा जी, ठीक है। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू कंपनी 35%। ठीक है सर, चार्ज वगैरह सब मिला के। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इफ। अच्छा, आफ्टर टैक्स ये इन्होंने कुछ लिखा है यहां पे, इसका क्या मतलब है बताएंगे। ठीक है, इफ द डिबेंचर्स आर इशूड 5% का डिस्काउंट और 2% की फ्लोटेशन कॉस्ट। 5% का डिस्काउंट और 2% की फ्लोटेशन कॉस्ट के खर्चे बता दिए। चलो शुरू करते हैं। सर सीधी सी बात, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 - t प्लस आरपी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन।
बराबर होल अपॉन इन दोनों की एवरेज। ये फॉर्मूला हमने ऊपर डिस्कस करा था। अब जरा तमाम तत्व लिख लेते हैं। जब मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा तो इट इज 14% ऑफ सर 1000, तो इंटरेस्ट आ गया 140 रुपए का, बराबर। रिडीमेबल एन कितना है? एन तो सर साफ साफ 5 साल दिख रहा है। रिडीमेबल प्राइस कंपनी कितने में रिडीम करेगी? 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तो कंपनी कितने में रिडीम करेगी? बता ही नहीं रखा, तो हम ये मानेंगे फेस वैल्यू पर रिडीम करेगी। हाँ, कहीं नहीं बताया डिबेंचर जब रिडीम होंगे तो प्रीमियम पर होंगे या किस पर होंगे, नहीं बताया, तो पार मान के चलेंगे। तो रिडीमेबल प्राइस मेरा बिल्कुल सेम है, 1000 का 1000 है। इंटरेस्टिंग है मेरा नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड होता है मार्केट प्राइस माइनस एक्सपेंसेस, है ना। आज मार्केट प्राइस क्या है? देखो, 1000 रुपए का डिबेंचर था, 1000 रुपए का डिबेंचर था, लेकिन उस पर आपने 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 5% का डिस्काउंट दे दिया ना, तो 5% यानी कि 50 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया, 1000 का 5%। और कुछ खर्चे भी हैं क्या? हां जी सर, खर्चे भी हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, फ्लोटेशन कॉस्ट 2%। 2% किसका? फेस वैल्यू का। 2% किसका? फेस वैल्यू का। तो 1000 का 2% कितना हुआ? 20 रुपया हुआ। जरा पूरा सॉल्व करो सर, 930 रुपए आ रही है, 930 रुपए आ रही है, ठीक है। हालांकि मैं आपको दोस्तों ये 20 रुपए जो फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने निकाली है, इसका पूरा कंक्लूजन बता देता हूं। कायदे से जो इन रियलिटी होता है, इन रियलिटी होता है, जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो मार्केट में कितने की बिकी, सेलिंग प्राइस उस पर कैलकुलेट होती है। मार्केट प्राइस भी अलग होता है, सेलिंग प्राइस भी अलग होता है, अगर हम डेप्थ में जाएं तो। अब इसमें 1000 रुपए का मार्केट प्राइस था जो डिबेंचर है, लेकिन डिस्काउंट की वजह से वो आज 950 रुपए का बिक रहा है बाजार में, क्लियर। लेकिन अगर हम वो एक तरह से आपका मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। अब जो मार्केट प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुई है, 950 पे ट्रांजैक्शन हुई है, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% की उस पे लगनी चाहिए, 19 रुपए आनी चाहिए। प्रॉपर डीलिंग ये कहती है, ये प्रोसेस बताती है। बट बुक्स में, मोस्ट ऑफ द बुक्स में फ्लोटेशन कॉस्ट को फेस वैल्यू पर ही निकाला गया है। कुछ राइटर्स फेस वैल्यू पे कहते हैं, कुछ मार्केट में कहते हैं। तो फिर मॉड्यूल में जो बेसिक फंडामेंटल इस्तेमाल करा है उसके हिसाब से हम चल लेते हैं, हम इसको फेस वैल्यू पर ही निकालेंगे। हालांकि कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं आती। तो 930 रुपए मेरा आ गया, बस पुट कर दो, फॉर्मूले में पुट करना आपको आता ही है। सो दिस इज इक्वल्स टू 140, टैक्स रेट है 35%, रिडीमेबल प्राइस है 1000 माइनस 930 डिवाइडेड बाय 5 होल अपॉन 1000 प्लस 930 की एवरेज, बराबर। हां जी, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा इधर हो जाता है 140 मल्टीप्लाई बाय 0.65, तो 91 तो ये आ गया, और उधर से 70 प्लस डिवाइडेड बाय 5, 14 रुपए ऐड कर दीजिए, तो ऊपर आ रहा है 105, नीचे आ रहा है 965, है ना, दोनों की एवरेज 965, तो डिवाइडेड बाय 965, तो ये दोस्तों 10.88%, 0.1088 और 10.88% हमारा आ रहा है, बराबर। डन। कॉस्ट ऑफ डेट आ रहा समझ में, दोनों चीजें हमने करी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ओके। अच्छा हाँ, नो सॉरी, एक चीज रह गई, ठीक है। ये हमने कर लिया, ऐसे ही करना है। लेकिन यहां पे एक अलग चीज आई थी क्वेश्चन में, मैं इसको जरा दोबारा बता दूं। सर ये लिखा हुआ है कि आफ्टर टैक्स निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स ही निकाली जाती है। कॉस्ट ऑफ डेट जो है आफ्टर टैक्स ही निकाली जाती है हमेशा। क्वेश्चन में नहीं लिखेगा ना तो भी यही फॉर्मूले लगाएंगे और ये आफ्टर टैक्स ही होती है। लेकिन अगर किसी फॉर्मूले में या क्वेश्चन में ये बोल दे भाई कि कृपया करके जरा बिफोर टैक्स निकालिए, ओके, किसी भी उसमें कर देता है, तो आपको पता क्या करना है, ये टैक्स हटा देना, बात खत्म। कह रहा है कि टैक्स का इंपैक्ट हमें चेक नहीं करना, मत कर,
ये जो टैक्स के लिए सेटलमेंट बिठाई थी हमने 1 - t करके, उसे हटा देना, काम खत्म हो गया, सीधा इंटरेस्ट आएगा, बस क्लियर। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस बिलोंग्स टू आफ्टर टैक्स, कायदे से वही बनता है निकालना। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपनी इज कंसिडरिंग राइजिंग फंड्स ऑफ अबाउट 100 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए चाहिए भाई हमें, बाय वन ऑफ 2 अल्टरनेटिव मेथड्स, 2 तरीके हैं। 14% का लोन ले लेते हैं बैंक से, 14% का लोन ले लेते हैं बैंक से, उठा लेते हैं, ठीक है, या फिर 13% के डिबेंचर इशू कर देते हैं जो नॉन कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल आपको मालूम है, जो डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाए, जो डिबेंचर कन्वर्ट हो जाए अदर सिक्योरिटी में, दैट इज कन्वर्टेबल। ओके, खैर उससे मतलब नहीं है। तो 14% का लोन उठाया, 13% का डिबेंचर इशू करें। बताओ सर, अभी तक की नॉलेज के हिसाब से तो डिबेंचर सस्ता पड़ रहा है, वही लेना चाहिए, लेकिन आगे पढ़ते हैं। टर्म लोन ऑप्शन वुड नॉट अट्रैक्ट एनी मेजर इंसिडेंटल कॉस्ट, लोन लेने में कोई खर्चा नहीं आएगा, बैंक को फोन करेंगे, बैंक देके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन द डिबेंचर्स, अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं तो आज के टाइम पर हमें 2.5% का डिस्काउंट देना पड़ेगा फेस वैल्यू पर, और इसके अलावा कॉस्ट आएगी क्या, 1 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी, 1 लाख रुपए की उनको इशू करने, मतलब वही फ्लोटेशन कॉस्ट। एडवाइज द कंपनी एज द बेटर ऑप्शन बेस्ड ऑन इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कौन सा बेहतर है हमें बताना है। टैक्स रेट 50% है। आइए दोनों को सॉल्व कर देते हैं, पहले लोन को निपटाते हैं। तो यहां पे है ऑप्शन ए, टर्म लोन, टर्म लोन, ठीक है। टर्म लोन के केस में सिंपल, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 - t डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। अब देखो, लोन का तो सिंपल सा फंडा है ना, लोन की कोई फेस वैल्यू होती, ना कोई एज सच डिफरेंट नेट प्रोसीड या फ्लोटेशन कॉस्ट से अफेक्ट होगा, सीधा सीधा रहेगा। इसमें 100 लाख का 14%, सीधा 14 लाख रुपए आप यहां पुट करेंगे, टैक्स अपना एडजस्ट करेंगे, नेट प्रोसीड 100 की 100 रहेगी, याद रखेगा 14 लाख 100 लाख, और इसको जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों पूरा, तो 0.07 और 7% का आपका टर्म लोन की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई, ठीक है। ये सीधा सीधा हुआ, ओके डन। अब दूसरा जरा एक बारी हम सॉल्व कर लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या है। सर दूसरा ऑप्शन है हमारा ये अपना नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, एनसीडीज का। इसमें फेस वैल्यू शेयर की मान लीजिए 100, मैंने बोला था अगर नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो फेस वैल्यू 100 मान लेना, ठीक है। 100 लाख तो टोटल फंड्स चाहिए, फेस वैल्यू डिबेंचर की 100 है, तो लगभग 1 लाख डिबेंचर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। वो लिखने की जरूरत नहीं है, उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। सारे डिबेंचर्स की एक साथ निकालो, एक डिबेंचर की निकालो, बात एक ही है। ओके नाउ आगे। हाँ, इस पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है, आई कितना आ जाएगा सर, 13% है तो 13 रुपए हो गया, ठीक है, 13% का। अच्छा जी, जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो कितनी है, 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की लिखना पड़ेगा भाई। देयरफॉर नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करने पड़ेंगे, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख डिबेंचर्स इशू करोगे 100 रुपए के हिसाब से, तभी तो 100 लाख बनेंगे। तो इसीलिए फ्लोटेशन कॉस्ट 1 लाख की आ गई, 1 लाख आपके डिबेंचर हैं, तो फ्लोटेशन कॉस्ट 1 रुपए की आ रही है पर रुपी 1, ठीक है। एंड फाइनली द लास्ट इज नेट प्रोसीड, आपको चाहिए होती है। आज फेस वैल्यू 100 रुपए की है, लेकिन 2.5 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, और 1 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट के भी चले गए, तो 96.05 ये दोस्तों हमारा यहां पर आ जाएगा। बराबर आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लगा दो तो ये डिबेंचर वाला, डिबेंचर जो रिडीमेबल वाला भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 - t डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। तो इंटरेस्ट था 100, इंटरेस्ट कितना था, 13 रुपए, सॉरी 13, टैक्स रेट है हमारा 0.5, और नेट प्रोसीड आपने लिखी है 96.5। सो इट इज 6.5 डिवाइडेड बाय 96.5, इट कम्स टू 0.0673, यानी कि 6.73%। अगर हम डिबेंचर्स, सॉरी माफ कीजिएगा, लोन लेते हैं
तो 7% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो 6.73 की हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सो इट्स बेटर कि हम अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल इशू करें, सॉरी अपनी जो इन्वेस्टमेंट का फंड है वो निकालें, किससे? डिबेंचर्स को इशू करके। इज दैट क्लियर, यस और नो? हाँ जी सर, इट्स कंप्लीटली क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि जो कॉस्ट ऑफ डेट वाला पोर्शन है वो हमें बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से समझ आ गया है। ठीक है जी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अब आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इनकी थ्योरी क्या है, ये आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं। हम मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा देखते हैं क्या है कि कोई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकाली जाएगी। डिनोट इसको केपी से करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, सॉरी कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल, इसको ठीक करिएगा, इररिडीमेबल जो वापस ना करने पड़े, और कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो आपका वापस करने पड़ जाए। तो दोनों का लॉजिक रिडीमेबल इररिडीमेबल आपको आ गया। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, समझ आ जाएगा एक बारी में। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आरपी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, नीचे दोनों की एवरेज। तो क्या फॉर्मूले में कोई चेंज है? क्या फॉर्मूलों में इररिडीमेबल में रिडीमेबल में कोई चेंज नजर आ रहा है? नहीं सर, कोई चेंज तो नहीं है, लेकिन आपने कुछ खाली छोड़ा यहां पे। ये इंटरेस्ट विंटरेस्ट तो लिखो, ये इंटरेस्ट 1 माइनस टी लिखते थे, यहां पे इंटरेस्ट 1 माइनस टी, वो आपने नहीं लिखे। और सर हमें पता है क्यों नहीं लिखे। सर इंटरेस्ट थोड़ी ना लिखेंगे, ये तो शेयर है, ये तो हमारा प्रेफरेंस शेयर है, तो इनको तो डिविडेंड पे करा जाता है, तो इसीलिए आपने खाली छोड़ा है कि वहां पे इंटरेस्ट लिखते थे तो यहां डिविडेंड लिखोगे। तो बात आप सही कह रहे हो, यहां पे डी लिख दिया जाएगा, दैट्स इट, जो डिविडेंड पे होगा। क्लियर? सर टैक्स वाला वो आई माइनस टी, वो नहीं लिखना है, वो इसलिए नहीं लिखना है दोस्तों क्योंकि डिविडेंड जो है वो तो टैक्स पे करने के बाद पे करे जाते हैं। जो डिविडेंड है, अगर कायदे से देखें, अगर ऊपर इंटरेस्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो तो वो हमारे प्रॉफिट्स को कम करते हैं। प्रॉफिट्स को कम करेंगे, टैक्स कम देना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट क्या था? टैक्स सेविंग टूल था, टैक्स सेविंग मशीन थी। लेकिन जो डिविडेंड है, चाहे वो इक्विटी का हो चाहे हमारे प्रेफरेंस शेयर का हो, डिविडेंड आप जानते हैं अकाउंट्स की भाषा कि सर ये टैक्स जब पे हो जाता है ना, उसके बाद जो बचता है फिर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। सो इट इज ऑलरेडी आफ्टर टैक्स, तो यहां पे हमें टैक्स एडजस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस दैट्स इट, खत्म। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम देखें, पाठक लिमिटेड जी हैं, 30,000 रुपए का हम 30,000 उन्होंने 15% के जो शेयर्स हैं वो इशू करे हुए हैं। 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, 15% का रेट है, 100 रुपए का अपना फेस वैल्यू है। द कॉस्ट ऑफ इशू इज 30,000। तो अगर कॉस्ट ऑफ इशू 30,000 है तो वेरी सिंपल, फ्लोटेशन कॉस्ट निकल जाएगी। 30,000 आपके रुपए खर्च हुए और 30,000 ही शेयर्स हैं, 1 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई। तो बताओ, अगर आज आप शेयर्स इशू करते हो 100 का 100, 100 का 110 में और 100 का 90 में, तो जरा मुझे फटाफट से कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल केपी निकाल के बताइए। अरे सर अब तो लड्डू है। केपी इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड, पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में, तीसरे वाले केस में, तीनों में फटाफट निकाल देंगे। जो भी हो सर, डिविडेंड इन एवरी केस विल रिमेन 15, क्योंकि डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है। सबसे पहले वाले केस में 100 रुपए का था, 100 में इशू करा, लेकिन 1 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट। अगले वाले केस में 110 था और 1 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट। और लास्ट वाले केस में 90 रुपए का था और 1 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट। काम खत्म सर, हो गया, डन। को सॉल्व कर लेना, अब कैलकुलेटर आपको चलाना आता है। ठीक है, अगले वाला केस अगर हम देखें, हिमांक लिमिटेड जी हैं, वही सेम 30,000 शेयर्स हैं, 15% का है और 100 रुपए का एक है।
रिडीमेबल एट 15% प्रीमियम आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है भैया, 20 साल बाद रिडीम कर देना। मैनेजमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं इशू में 30,000 रुपए के आए। दोबारा से इस क्वेश्चन में भी फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी 1 रुपए है। तो कुल मिला के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पिछले वाला, बस फर्क क्या था, वो आपका इरिडीमेबल था, ये रिडीमेबल बना दिया। 100 का 100 में इशू हुआ, 100 का 110 में इशू हुआ, 100 का 90 में इशू हुआ। रिडीम कितने में करना है? 10% प्रीमियम, तो रिडीम 110 में होगा। आओ कर देते हैं सर, इट्स वेरी सिंपल। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू डिविडेंड, redeemable price minus net proceed divided by n number of years and whole upon rp minus np, oh sorry plus np का एवरेज। सो इट इज इन द फर्स्ट केस, 3 केस बन जाएंगे। डिविडेंड तो सर 15 रुपए ही रहना है, 15 प्लस रिडीमेबल प्राइस 110 डिवाइडेड बाय 20 होल अपॉन 110 प्लस ये आ गया। तो पहले वाले केस में सर 100 का 100 ही था, 100 का 100 ही था, 1 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई। तो इन द फर्स्ट केस 99। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर सेम 15 प्लस 110 माइनस 20 एंड होल अपॉन 110 प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। दूसरे वाले केस में 110 का था क्योंकि प्रीमियम में इशू करा, 1 रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट के माइनस कर दिए, तो इन दैट केस इट इज 109, इट इज 109। और ऑब्वियसली जो तीसरा केस होगा उसमें आप 89 के हिसाब से सॉल्व कर देंगे, बाकी टर्म्स हमारी सेम रहेंगी। बाकी आप कैलकुलेटर चला लेना और हो गया। तो जब हमें डिबेंचर जो है वो आसानी से समझ आ जाता है तो डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो इसका एक क्वेश्चन और मैंने डाला हुआ है, इसको अपने हिसाब से कंप्लीट कर लीजिएगा, आसानी से कंप्लीट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक। अरे भैया, दैट इज इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की जब हम बात कर रहे हैं या कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका जो फंडा है वो बिल्कुल सीधा सीधा है कि भैया जिस तरीके से आपने डेट्स के लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए एक एस्टिमेटेड रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करी है, कैलकुलेशन करनी है, वैसे इक्विटी के लिए भी करनी है। ओके, अब यहाँ पे कुछ 2-3 चीजें इक्विटी पर जाने से पहले हमें मालूम हो जानी चाहिए। वो ये देखो, डेट जब हम मान लो डिबेंचर की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं डिबेंचर में? हम क्या लिखते हैं कि भाई इट इज लाइक 9% डिबेंचर, राइट? इस तरह से लिखा रहता है, 9%, 10%, 11%, कुछ भी हो सकता है। सेम ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लिखा रहता है कि भैया मान लीजिए 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कि इनको 12% के रेट से जो डिविडेंड है वो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, लेकिन जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं उसमें इस तरीके का कोई भी स्पेसिफिक कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड रेट नहीं होता। ओके, ये आप जानते ही हैं कि इनका तो कुछ ना कुछ एक एस्टिमेशन पता है, फिक्स लायबिलिटी पता है, बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल की नहीं पता। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल फॉर्म में इशू हो सकते हैं। हालांकि अब प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, जो है हमारे पास उनकी कैलकुलेशन बस हमें करनी पड़ती है। द थिंग इज कि डिबेंचर के केस में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में रिडीमेबल का क्वेश्चन बन सकता है, बट इक्विटी शेयर तो रिडीमेबल नहीं होते। ये सिर्फ आपके इरिडीमेबल फॉर्म में होते हैं कि भाई एक बार कंपनी में पैसा लग गया तो जब तक कंपनी है तब तक आपका शेयर बना रहेगा, अनटिल अनलेस आप उसको बेच देते हो, बट बेच देना इज नॉट रिलेटेड विद द रिडम्पशन। अब इस सिनेरियो में, इस केस में हम इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे, मतलब उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, दो सिंपल से फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि इसको कैलकुलेट करने के कई सारे फॉर्मूलाज हैं, कई सारे पैटर्न्स हैं, लेकिन अभी हम जो बेसिक मेन वाला उस पर फोकस करेंगे। सर हमने जब डिबेंचर की बात करी, जब हमने प्रेफरेंस शेयर की बात करी तो सिंपल सा तरीका था कि सर ऊपर हम इंटरेस्ट लिखते हैं और नीचे लिख देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट या नेट प्रोसीड। जब हमने डिविडेंड की बात करी तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी या जो हमारी नेट प्रोसीड है वो हम नीचे लिख दिया करते थे। ठीक है, ऊपर जो रिटर्न है, नीचे जो इन्वेस्टेड वैल्यू है या नेट प्रोसीड है, ये फॉर्मूला हमने बनाया। साथ में टैक्स था, नहीं था, रिडीमेबल था, इरिडीमेबल था, उसके हिसाब से फॉर्मूला हमारा एक्सटेंड हो जाता था।
सेम ऐसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फॉर्मूला आप बनाएंगे। दैट इज व्हाट के ई इज इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को के ई से डिनोट करा जाएगा, एंड दैट इज सिंपली डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। दैट्स इट, खत्म। डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या, सेम थिंग। मार्केट में शेयर कितने का बिका, उसमें से एसटीटी चार्जेस कितने लग गए, ब्रोकरेज कितने लग गए, उनको घटाने वटाने के बाद जो आएगा वो वैल्यू यहां पर पुट हो जाएगी। ओके, एक तो ये सिनेरियो है दोस्तों। ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम अपने सॉल्यूशन में आंसर करते टाइम तब इस्तेमाल करेंगे जब नो ग्रोथ एस्टिमेशन हमारे पास होगा। नो ग्रोथ एस्टिमेशन हमारे पास होगा, मतलब जो इन्वेस्टर है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है कि भविष्य में मुझे कुछ बढ़ के रिटर्न मिलने की आशंका है। ये वो वाला केस होगा। दूसरा केस है कि आज मैं एक पर्टिकुलर कंपनी में, दूसरा पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, दैट इज ऑन या फिर लिख लीजिए खाली ग्रोथ एस्टिमेशन। ओके, इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन में आपको शेयर की ग्रोथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगेगा, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। तो देयर आर हाई चांसेस कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा बढ़िया वाला आएगा, एंड दैट इज व्हाट विद द ग्रोथ एस्टिमेशन। अब विद द ग्रोथ एस्टिमेशन के साथ आपका क्या सिनेरियो है, किस तरीके से आप अपना फॉर्मूला बनाएंगे, देखो समझो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू, ओके, व्हाट इज दैट, कि आपने आज मान लीजिए 1 अप्रैल को किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, और जब 31 मार्च आएगी, जब 31 मार्च आएगी, 1 साल पूरा होगा, तब आपकी कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि ये मुझे कुछ एक्स्ट्रा कमा के दे, ये मुझे कुछ ज्यादा कमा के दे। बराबर है कि नहीं? ये था विदाउट ग्रोथ। मैं अब ग्रोथ की बात कर रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आने वाला डिविडेंड जो 1 साल बाद मुझे मिलने की संभावना है, क्योंकि मैंने पैसा आज लगाया, जब ग्रोथ नहीं थी तो जो डिविडेंड आज के हिसाब से मिलता होगा वही 1 साल बाद मिलेगा, वही 2 साल बाद मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं आज पैसा लगा रहा हूं कंपनी में, मेरी एक्सपेक्टेशन 1 साल बाद की है कि आने वाला डिविडेंड मेरा क्या होगा, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। दैट्स द डिफरेंस, डिविडेंड, आने वाला डिविडेंड। और इसमें आप जो आपका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है वो ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। जो एक क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि हम कंपनी जो है ओवर द ईयर ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो ग्रोथ रेट इसमें ऐड हो जाता है। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको तो दोस्तों मैंने डी अपॉन एनपी लिख दिया, इसको थोड़ा क्लैरिटी के साथ D1 लिखा जाता है, एनपी प्लस जी। ओके, व्हाट इज D1? D1 इज 1 साल बाद जो मुझे डिविडेंड मिलेगा। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। सर अगर मान लीजिए नहीं गिवन है, अगर आपको आज का डिविडेंड गिवन है क्वेश्चन में, आपको तो 1 साल बाद का चाहिए, फॉर्मूले में D1 चाहिए, लेकिन अगर नहीं दे रखा D1 तो D0 दे रखा होगा, उससे आप D1 निकाल देंगे। बड़ा सिंपल, इट इज D0 1 प्लस जी, ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय एनपी प्लस जी। भाई जो आज का है उसमें ग्रोथ के साथ 1 साल बाद कितनी आशंका बढ़ने की वो ऐड ऑन कर देंगे। सो बेसिकली अगर हम ध्यान दें, एक तो ये वाला फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होगा और एक ये वाला फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होगा। ज्यादातर चांसेस इसके इस्तेमाल होने के हैं, और क्वेश्चन को पढ़कर हमें अंदाजा लगाना है कि किस तरीके से हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी होगी। ओके जी, ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज यहां पर जो क्या निकल कर आती है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कई फॉर्मूले के हिसाब से, अलग अलग थिंकर्स के हिसाब से कैलकुलेट करी जाती है। अभी मैंने जो आपको ये फॉर्मूला बताया, ठीक है, कि मैंने आपको बता दिया कि एक तो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी का सिंपल D अपॉन एनपी है, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया D1 डिवाइडेड बाय एनपी प्लस जी है। अगर D1 नहीं दे रखा तो D0 से वो निकल जाएगा। ये वाली कौन सी अप्रोच है? ये डिविडेंड अप्रोच है। ये क्या है? डिविडेंड अप्रोच है। ओके, ये कौन सी थी? विदाउट ग्रोथ,
और ये कौन सी थी, सॉरी विदाउट ग्रोथ, और ये कौन सी थी सर, विद ग्रोथ। लेकिन कई फाइनेंस थिंकर कहते हैं कि डिविडेंड की बजाय आप अर्निंग अप्रोच शुरू करो, अर्निंग अप्रोच जो है वो लगाइए। तो उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू, ऊपर अर्निंग आ जाएगी। अर्निंग इज व्हाट, यस अर्निंग पर शेयर। जैसे आप यहां पे डिविडेंड पर शेयर ले रहे हो, ऐसे अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय एनपी, और ऐसे ही इधर दूसरा क्या बन जाएगा, E1 डिवाइडेड बाय एनपी प्लस जी। हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको डिविडेंड को देनी है अगर कुछ नहीं बताएगा तो। इसके अलावा CAPM मॉडल से भी हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। CAPM मॉडल ऑलरेडी हमने अपना कॉस्ट ऑफ, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, रिस्क एंड रिटर्न वाले चैप्टर में रिस्क में पढ़ा था। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हम निकालेंगे, जो रेट हम निकालेंगे, दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न प्लस, अगर हम बात करें तो सर बीटा आ जाता है उस कंपनी का, और RM मार्केट का रिटर्न जो है माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लगा देते हैं CAPM मॉडल में। तो जो भी डिटेल्स हमारे पास होगी, अगर आपने CAPM मॉडल नहीं देखा है तो आप इससे पहले जो हमारी क्लास वाइंड अप हुई है रिटर्न वाली, उसमें जाके देख सकते हैं, और उसमें मैंने पूरा का पूरा रिटर्न वाला, रिस्क वाला जो प्रोसेस है वो बताया है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए, इसी से अर्निंग का बन जाता है, एंड दैट्स इट। दूसरा आपका यहां पे CAPM मॉडल भी आपसे पूछ सकता है, बराबर। तो चलिए आइए इसका क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ा जाए। तो यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ गया। इसको ऊपर ले जाते हैं, यहां पे चलिए ध्यान देंगे। ABC company's equity share is quoted in the market at ₹25 पर शेयर करंटली। अभी 25 रुपए का शेयर चल रहा है, फेस वैल्यू क्या है वो अभी तक नहीं बताई है। द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर। देखिए ध्यान दीजिए, कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी पेज लिखा हुआ है, कंपनी पेड लिखा हुआ है, कंपनी जस्ट पेड लिखा हुआ है। तो ये वाला डिविडेंड जो हमें यहां पे दे रखा है ये हो जाएगा D0। ये क्या हो जाएगा, D0। कंपनी इज अबाउट टू पे, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे, एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी विल पे। इस तरीके से अगर लैंग्वेज लिखी होगी तो ऑब्वियसली वो D1 की लिखी होगी जो फ्यूचर डिविडेंड है। तो ये चीज पढ़ के क्वेश्चन में आपको एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि D0 गिवन है या D1 गिवन है, क्योंकि उसी के आधार पर फॉर्मूला लगेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। एंड द इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 6% पर एनम। सर क्वेश्चन में मुझे जो ग्रोथ रेट है वो साफ साफ दे दिया गया है 6% का, तो साफ साफ पता चल गया कि सर इस वाले केस में मुझे ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। आगे कुछ और भी दे रखा है, वो चीजें बाद में चेंज करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ए केस में सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू, क्योंकि ग्रोथ रेट गिवन है तो मैं D1 अपॉन NP प्लस G का फॉर्मूला लगाऊंगा। ओके अब क्योंकि D1 नहीं है तो उसके लिए D0 1 प्लस G डिवाइडेड बाय NP, ये चीज मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी, बराबर। सो KE इक्वल्स टू D0, सर 2 रुपए गिवन है, 1 प्लस G की अगर मैं बात करता हूं तो 0.06 होल अपॉन नेट प्रोसीड। मार्केट में शेयर कितने का बिक रहा है, 25 रुपए का बिक रहा है, और इसमें कुछ खर्चा नहीं बता रखा अभी तक, फ्लोटेशन कॉस्ट का, आपका कमीशन का, STT का, कुछ ब्रोकरेज का कोई खर्चा नहीं बताया, तो यही नेट प्रोसीड हो जाएगा। प्लस G, ग्रोथ रेट इज 6%, 0.06। तो इसको जब आप यहां पे सॉल्व कर देंगे, ये आइए इसको सॉल्व करा जाए, तो इट इज 2 इंटू 1.06, ये 2.12 आ जाएगा, 2.12 डिवाइडेड बाय 25, तो ये दोस्तों मेरा आ रहा है 0.0848, और इसमें इसको ऐड कर दिया जाएगा एंड इट इज 0.1448 और
14.48%। ये आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटरमाइन कर दी। क्लियर, समझ आ गया? कोई डाउट इसमें? डन, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, आई होप इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसी के आधार पर है, जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जब एग्जाम में अगर आ जाता है, ये डिविडेंड में भी पूछ लेते हैं, ये वाला सेम कंसेप्ट डिविडेंड वाले जो मॉड्यूल 7 है हमारा, उसमें भी कनेक्ट करके पूछ लेते हैं। बड़ा सिंपल होता है, लेकिन हम सॉल्व कैसे करें? ठीक है, इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 8% पर एनम, वो कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट अगर हम 6% की बजाय 8% ले लेते हैं, 8% ले लेते हैं, इन दैट केस कैलकुलेट इंडक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर। सर हमें शेयर का प्राइस 25 रुपीज तो ऑलरेडी दे रखा था। ठीक है, ऑलरेडी दे रखा, तो ये इंडक्टेड मार्केट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस हमसे दोबारा से क्यों पूछा गया है, इसका क्या वजूद है? तो देखो, ये क्वेश्चन 1 बाय 1 हर स्टेप में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, इन द वेरी फर्स्ट केस आप ऑलरेडी कितना था, के ई इक्वल्स टू 14.48%, ये चीज कैलकुलेट कर चुके हो, इसे कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या फॉर्मूला लगाया था? के ई इज इक्वल्स टू D1 अपॉन आपका नेट प्रोसीड, जो कि मार्केट प्राइस था हमारा जी, ये लगाया था। वो कह रहा है कि अगर मैं आपका ग्रोथ रेट, ये जो है ग्रोथ रेट, इसको मैं 8% मान लूं, तो मार्केट प्राइस में क्या चेंज आएगा, मतलब इसमें क्या चेंज आएगा। तो कैसे सॉल्व होगा? द थिंग इज वेरी सिंपल। इसमें कई बार अननेसेसरीली हम अटक जाते हैं। इसमें जो के ई है वो यही पुट होगा, 0.1448। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल नए सिरे से हमको इस्तेमाल करना है, बट यू ऑलरेडी नो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। तो के ई यही पुट होगा जो आपने ए में निकाला है। D1 इज इक्वल्स टू हमारा D0 वाला लगाना पड़ेगा, 1 प्लस जी। ग्रोथ रेट इस बार कितना है हमारा, कहां गया, 8%, 0.08 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड या मार्केट प्राइस, दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह तो कुछ है नहीं। ये सब वैल्यूज पुट कर दी। आइए इसको सॉल्व करें। इस 8% को इधर लाके माइनस कर दीजिए, ये 2 हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.08 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अब ये मैथ्स आपको ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा अच्छी आती है, तो ये पूरा का पूरा जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो मुझे मार्केट प्राइस यहां पर साफ तौर पे दिखाई दे जाएगा। आइए इसको सॉल्व करें। 8 माइनस 8% आपने करा और आपने इसको डिवाइड कर दिया इधर से, ये हमारा कितना आ जाता है, ये इधर आपका मार्केट प्राइस प्लस हो गया 8%, तो ये कितना, रुको एक सेकंड यार, हाँ इसको लिख लेते हैं पहले। ये मेरा 0.0648 आया। ठीक है, 0.0648, तो ये एमपी इधर आ जाएगा, ये वैल्यू इधर चली जाएगी। तो 2 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू 0.648, तो ये दोस्तों 33.333 आ रहा है। तो इट इज 33.33। अगर हम ग्रोथ रेट एस्टिमेट कर देते हैं कि 6% से बढ़कर 8% हो जाएगी, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, शेयर का प्राइस भी बाजार में बढ़कर 25 रुपए से हमें 33 रुपए 33 पैसे के आसपास मिलने लग जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। तीसरे पॉइंट पर जाते हैं। इफ द कंपनी इशूड 10% डिवेंचर फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच, रियलाइज्ड एट 96 पर डिवेंचर, मार्केट प्राइस बता दिया डिवेंचर का, और ये डिबेंचर आपके 12 साल के बाद रिडीमेबल हैं 12% प्रीमियम पर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डेट। तो कुछ नहीं, बस एक एडिशनल क्वेश्चन आपको यहाँ पे लाके दे दिया है, तो आओ इसको भी लगे हाथ सॉल्व कर ही देते हैं, क्यों छोड़ना। बताओ जल्दी से फटाफट, आप पेज पलट सकते हैं, देख सकते हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से बताओ। सर, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर इज इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आरपी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, ये ब्रैकेट आ गया, होल अपॉन आरपी प्लस एनपी
डिवाइडेड बाय 2, इसकी आप एवरेज ले लेते हैं, बराबर। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू, आइए वैल्यूज पुट करें सर वन बाय वन। कहां गया, हाँ सर 10% का डिबेंचर है, 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो इंटरेस्ट मेरा 10 रुपए बना, और टैक्स रेट 1 माइनस 0.5 टैक्स रेट आ गया, प्लस रिडीमेबल प्राइस, रिडम्पशन 12% प्रीमियम पर बोला है, फेस वैल्यू 100 है, 12% का प्रीमियम यानी कि 12 रुपए, और तो 112 माइनस 96, बाजार में 96 का बिक रहा है 12 साल बाद, डिवाइडेड बाय इनकी सर एवरेज ली जाएगी। ओके जी, हाँ जी सर। तो आइए इसको सॉल्व करा जाए। तो ये वैल्यू, ये तो 5 हो जाएगा, उसको करते हैं, ये कितना हो जाएगा उधर, ये हो रहा है 16 डिवाइडेड बाय 12, और प्लस कर देंगे उसमें हम आपका 5, और इसको डिवाइड कर देंगे हम, एवरेज कितनी आएगी, 106 आएगी ना, 106 नहीं, 106 नहीं, 108, 104 आएगी, माफ कीजिएगा 104। तो 0 पॉइंट में फाइनल लिख देता हूं, 0.0608 ना, 08, यस। तो काइंड ऑफ इट इज 6.08%, सो दैट्स आवर आंसर। ये कॉस्ट ऑफ डेट भी हमने निकाल लिया। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए जरा, ये अगला क्वेश्चन में ना मैंने सॉल्यूशन भी आप लोगों के साथ डाला है, इसमें अलग अलग डिफरेंट फॉर्मूले जो है पूरे के पूरे दे रखे, तो मैं उसको डिस्कस करवा देता हूं आपको, ठीक है, पूरा का पूरा। ओके, डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम में जो मेन सिनेरियो है वो डिविडेंड वाले फॉर्मूले का ही है, बट हम सारा सीख लेते हैं, क्या बुराई है ना। अभी तक अगर समझ आ गया आपको आसानी से तो डेफिनेटली इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान देना जरा, ऑप्टिमिस्टिक लिमिटेड हैज ईपीएस ऑफ 9 रुपीज पर शेयर, ईपीएस 9 रुपए का है पर शेयर, बराबर। इट्स डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है। व्हाट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो, अभी ये डिटेल में हम डिविडेंड वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। आपने मान लीजिए किसी कोई आपको, आप एक कंपनी हो और आपने 50 रुपए कमाए एक शेयर पे, तो दैट इज अर्निंग पर शेयर। आपने बोला जी हम सारा नहीं बांटेंगे, 50 में से कुछ कंपनी रिटेन करेगी, कुछ बांटेगी। तो कंपनी ने बोला कितने बांट दे, 20 रुपए बांट दो और 30 रुपए कंपनी के रिटेन अर्निंग में डाल दो। तो 50 में से आपने 20 रुपए बांट दिए, तो 20 डिवाइडेड बाय 50 हमारा कितना आ गया सर, 40% आ गया। तो 40% इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। जितना कमाया है उसमें से जो परसेंटेज बांट दोगे दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो यहां से क्लियरली पता चल गया, यहां से क्लियरली पता चल गया कि जो डी है, जो डिविडेंड है वो 9 का 40% है, तो वो अगर आप निकालोगे तो 3.6 ये हमारा आ गया, ये डिविडेंड आ गया। अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से अर्निंग तो गिवन ही थी। इट्स अर्निंग एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5%, ये भी बहुत बढ़िया दे दिया हमें। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल अंडर वेरियस अप्रोचेस इफ द मार्केट प्राइस इज 36। तो सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, ये अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं, आओ इसी को मैं इधर कर देता हूं, मुझे क्या क्या गिवन है, अगर मैं अपने इसको छोड़ो, टेबल को छोड़ो, ठीक है, टेबल को रहने दो, मुझे क्या क्या गिवन है। मुझे सर अर्निंग पर शेयर आपने बता दी 9 रुपए, हमने डिविडेंड निकाल दिया 3.6, हमें ग्रोथ पता है 5% की, और हमें मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड, क्योंकि खर्चा नहीं है तो मार्केट प्राइस ही लिख लो, 36 रुपए ये गिवन है। अलग अलग अप्रोचेस से निकाल दो। चलो पहले डिविडेंड को पकड़ो, पहले मैं डिविडेंड अप्रोच लगा देता हूं। तो डिविडेंड में सर एक तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला कि डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड। सो 3.6 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, सर 10 मतलब 36 रुपए, सर 10% आ गया, ठीक है। ग्रोथ रेट गिवन था, मैंने इग्नोर कर दिया, मैं इग्नोर कर रहा हूं कि आई एम कंसिडरिंग विदाउट अ ग्रोथ रेट, एक तो ये है। दूसरा ग्रोथ रेट के साथ D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस जी, तो D0 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस जी। तो मैंने अब सारी वैल्यू पुट करी, 3.6, ग्रोथ रेट 5%, मार्केट प्राइस 36 और ग्रोथ आपका, मैं इसको सॉल्व करूंगा के ही निकाल दूंगा, बराबर। अगली अप्रोच, एक और अप्रोच, अब जैसे डिविडेंड से करा ऐसे ही अब मैं अर्निंग से कर रहा हूं। एक मैंने अर्निंग जो है ग्रोथ इग्नोर करी, तो E अपॉन मार्केट प्राइस, तो इट इज 9 डिवाइडेड बाय 36, 25% निकाल दिया।
दूसरे में मैं ग्रोथ को कंसिडर करूंगा, सो के ई इज इक्वल्स टू E1 अपॉन एनपी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, E0 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय एमपी या एनपी और प्लस ग्रोथ रेट जो है हमारी 0.05%, वैल्यू पुट करोगे। तो जो भी केस आपको दे रखा है, व्हाट्स द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या है? अगर आपसे बोले कि डिविडेंड अप्रोच हमें लगानी है, ओके, और ग्रोथ गिवन है, तो गिव प्रायोरिटी टू दिस फॉर्मूला, और कहे कि अर्निंग अप्रोच से निकालिए, अर्निंग अप्रोच से आपको निकालना है इन दैट केस, और ग्रोथ रेट गिवन है, तो इन दैट केस आप इस वाले फॉर्मूले को अपना जो बेस है बनाएंगे, इसके हिसाब से करेंगे। तो ये सारे मैंने यहां पे एक टेबल में आपको करा के दे रखे हैं प्रॉपरली। अगर आप देखो यहां पे आपका सिंपल के ई वगैरह से करा रखा है, D0 और E0 से सॉल्व करा हुआ है, DPS1 और EPS1 से कैसे सॉल्व करेंगे बता रखा है, और नीचे मैंने नोट छोड़ा है कि हमें ऑल्टरनेटिव टू, मतलब जो ग्रोथ वाले हैं उनको प्रायोरिटी देनी है जब भी इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो। ओके जी, ये पार्ट भी हमारा डन हुआ। चलिए, तो हमने दोस्तों अपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट के सारे पहलू कंप्लीट कर लिए हैं। वी हैव डन कॉस्ट ऑफ डेट, रिडीमेबल इरिडीमेबल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल इरिडीमेबल, इक्विटी उसका कोई रिडीमेबल इरिडीमेबल नहीं होता, लेकिन उसका ग्रोथ और विदाउट ग्रोथ वाला कंसेप्ट हमने कर लिया है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ओके, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की दोस्तों जब हम बात करें, छोटा सा फाइंड अप हो जाएगा फटाफट से। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट बता दिया कि जो कंपनी की रिटेन अर्निंग होती हैं, जो कंपनी के रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, वो कंपनी का वो हिस्सा है जो गुल्लक के तौर पर अपने प्रॉफिट में से जोड़ लिया गया है। ओके, ये प्रॉफिट में से जुड़ा, प्रॉफिट पर किसका अधिकार होता है सर? प्रॉफिट पर अधिकार होता है शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं कि उन्हें कुछ रिटर्न मिले, तो उनका एक्चुअल रिटर्न क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। लेकिन कंपनी जो है सारा का सारा अर्निंग नहीं बांटती, उसमें से कुछ हिस्सा दे देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। बाकी रिटेन अर्निंग के रूप में कंपनी अपने पास रखती है फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो देखा जाए तो वो पैसा, वो रिजर्व का पैसा इज कनेक्टेड विद द शेयर होल्डर्स ओनली, इट्स कनेक्टेड विद द इक्विटी ओनली। तो कायदे से कहानी कहती है कि ये दोनों सेम रहते हैं, ये दोनों सेम रहते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू KRE, बराबर। तो ज्यादातर क्वेश्चन में डायरेक्टली हम यही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर क्वेश्चन में थोड़ी और बेहतर डिटेलिंग दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ, अगर मान लो ये 10% है तो ये भी 10% होगी, है ना, मैंने एज्यूम कर लिया। लेकिन जो कायदे से बेहतर फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का, वो ये है KRE इज इक्वल्स टू KE 1 माइनस ब्रोकरेज की परसेंटेज 1 माइनस T टैक्स रेट था, इसके नीचे मैं यहां पे P लिख देता हूं, पर्सनल टैक्स रेट। लॉजिक क्या समझिए, मैं एज्यूम कर रहा हूं, जैसे मैंने ये बोला कि ये 10% है, तो 0.1 आपने लिख दिया यहां पे, 1 माइनस ब्रोकरेज। अगर मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन के ऊपर के कंपनी बांटती है, ट्रेडिंग करती है, तो कंपनी जो अपना कुछ ना कुछ ब्रोकरेज, कुछ मिनिमल अमाउंट जो है वो काटती है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ट्रांजैक्शन पर 2% ब्रोकरेज लगेगी, 2% ब्रोकर, तो ये आ गया आपका 0.02 ब्रोकरेज गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको पुट करना पड़ेगा, माइनस 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट। व्हाट इज पर्सनल टैक्स रेट? अभी तक जो हम पढ़ते आए थे 50%, 35%, वो कंपनी का टैक्स रेट होता था। अब मान लो ये रिटेन अर्निंग आपने, तो अगर अकाउंट्स करो, सॉरी, टैक्स में पढ़ लिया आपने पहले, तो ये रिटेन अर्निंग है जो कंपनी के पास है। लेकिन जब ये डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर के पास पहुंचता है, तो शेयर होल्डर के पास पहुंचता है, दैट इज इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जुड़कर ये टोटल इनकम का हिस्सा बन जाता है और उसके ऊपर टैक्स लगता है। बराबर, समझ आया नहीं आया? तो कहीं ना कहीं जब ये रिटेन अर्निंग आपके शेयर होल्डर के हाथ में पहुंचेगी अगर, तो उस पर टैक्स लगेगा, तो वो टैक्स भी एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, जैसे हमने डिबेंचर्स में एडजस्ट करा। ओके, तो पर्सनल टैक्स रेट में एज्यूम कर रहा हूं कि मान लीजिए 20% है, तो 20% आ गया 0.2, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे। ओके, ये 0.1
मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज दैट, ब्रोकरेज पॉइंट जो बच जाएगा 0.98 एंड मल्टीप्लाई बाय आपका ये जो आएगा आपका पॉइंट, ये आ जाएगा हमारा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो ये ओवरऑल दोस्तों हमारी वैल्यू जो आएगी 0.864 आ रही है, तो 8.64%। सो इफ नथिंग इज गिवन, दोनों सेम होंगे, लेकिन अगर ब्रोकरेज और पर्सनल टैक्स रेट्स आपको दे रखे हैं तो ये थोड़ा सा दोस्तों आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आती, थोड़ी सी वेरिएशन आती है 1-1.5% की, वो हमें यहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। जैसे यहां पे ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्यूशन भी मैंने इसका दे दिया ऑलरेडी आपको। व्हाट इज दैट, वी लिमिटेड रिटेन्स आपका 7.5 लाख आउट ऑफ इट्स करंट अर्निंग। ठीक है, रिटेन अर्निंग आ गया। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टू द शेयर होल्डर इफ दे हैड इन्वेस्टेड देयर फंड एल्सवेयर इज कितना हमारा 10%। इसका मतलब ये केई गिवन है, ये केई गिवन है, दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी। ब्रोकरेज कितना आ गया 3%, शेयर होल्डर का कितना आ गया 30% का टैक्स ब्रैकेट। तो यू कैन डू दिस इजीली, यू कैन डू दिस। तो सर ये 10% आपने बोला, हमें इससे मतलब नहीं है कितना फंड रोका, उससे कोई मतलब नहीं है। 10% सर, एक तो आपने ब्रोकरेज एडजस्ट करी 3% की, और टैक्स ब्रैकेट यहां पर बढ़ा है 30%। सो लेट्स सॉल्व दिस। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.97, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.7 से, तो ये फाइनली 0.0697 आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली इसको हम 6.79% लिख सकते हैं। दैट्स इट, ये सिंपल सा केआरई का फॉर्मूला लगेगा। ओके, ये दोस्तों हमने यहां पे अपना इंडिविजुअल जो आपकी कैलकुलेशन है वो कंप्लीट कर ली है। आज की क्लास हम इतना रखेंगे, लेकिन यहां पर मैं क्लास जल्दी इसलिए खत्म कर रहा हूं, थोड़ी लगभग 20-25 मिनट पहले, जो भी है जितना भी टाइम हुआ है, ताकि आज आप थोड़ी सी इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी कंटेंट आपके पास है, कहीं से भी, मॉड्यूल से भी। रीजन बीइंग, कल हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट इज व्हाट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या होता है, आइए जरा इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको निकालना सिखा दिया कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, वो कितना आया, मान लीजिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 11% हमने निकाला। मैंने आपको सिखा दिया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मान लीजिए वो हमने निकाला कितना 12%। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सिखा दिया, मान लीजिए वो आया 15%। ऐसे ही केआरई निकालना सिखा दिया, तो वो सेम मान लेते हैं 15%। ये अलग अलग आपने निकाल लिए, अलग अलग फॉर्मूलास को अप्लाई करके, बराबर। लेकिन एक बात जरा मुझे बताइए, एज अ कंपनी, आप कंपनी हो, आपने डिबेंचर उठा रखे, उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना है। आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हुए हैं, उनका क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। ऐसी इक्विटी एंड ऐसी रिटेन अर्निंग। लेकिन जब आप कमाने जाओगे, जब आप अर्न करने जाओगे, जब मार्केट में आप अपनी कंपनीज की ऑपरेशंस करोगे, एक्टिविटीज करोगे, तो क्या वहां पर ऐसे होता है कि यार मुझे 11% डेट के लिए कमाना है, तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये वाली डील जो है, हम सिर्फ डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। हमें इक्विटी शेयर के लिए 15% कमाना है, तो इस वाले सेक्शन में, इस वाले प्रोडक्ट के लिए जो हम पब्लिसिटी करेंगे, खर्चा करेंगे, कमाई करेंगे, वो इक्विटी की होगी। ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसे कभी भी सेगमेंटेशन नहीं होती। कंपनी तो ओवरऑल काम करती है, ओवरऑल काम करेगी, और सीधी सी बात है उसके बाद हिसाब किताब होगा। तो ठीक उसी तरीके से कंपनी इन सबको अलग अलग कैलकुलेट तो करती है, लेकिन इन सब का एक कंबाइंड एवरेज रेट निकाल लेती है। वो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मान लीजिए 12.6% आया, मैंने एज्यूम कर लिया। तो कहने का मतलब ये रेट अगर कंपनी कमा लेगी, ये बेंचमार्क अगर कंपनी कमा लेगी, तो ये 11% भी कवर है, ये 12% भी, ये 15% भी, ये 15% भी। और ये जो कंबाइंड रेट होता है, इसी को कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। ठीक है, इसको शॉर्ट में वैक हम कह देते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, क्या कंप्यूटेशन होगी, इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से जो गुजारिश है वो यही है कि प्लीज हर एक सेगमेंट के कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट कल की क्लास से पहले करके रखिएगा। अगर ऐसा कर लिया तो ये वाला टॉपिक एक बारी में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पोर्शन में। प्लीज टेक केयर।